नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय कुलरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में द्वितीय नगरीकरण टॉपिक का अध्ययन करते हैं। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व की मध्य का काल वैदिक काल कहलाता है। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व की मध्य का काल ऋग्वेदिक काल कहलाता है। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व की मध्य का काल उत्तर वैदिक काल कहलाता है। कहने का अर्थ ये है कि वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य था और वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, एक ऋग्वेदिक काल, दो उत्तर वैदिक काल। 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व की मध्य का काल द्वितीय नगरीकरण का काल कहलाता है। 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व का काल मौर्य काल कहलाता है। 184 ईसा पूर्व से 319 ईसा पूर्व की मध्य का काल मौर्योत्तर काल कहलाता है। 319 ईसा पूर्व से 550 ईसा पूर्व की मध्य का काल गुप्त काल कहलाता है। भारतीय इतिहास में पहला नगरीकरण हड़प्पा काल में हुआ था। भारतीय इतिहास में द्वितीय नगरीकरण 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के मध्य हुआ था। वैदिक काल के बाद और मौर्य काल से पहले की अवधि को द्वितीय नगरीकरण कहा जाता है। द्वितीय नगरीकरण के समय महाजनपदों का उदय हुआ व जैन और बौद्ध धर्म का विकास हुआ। द्वितीय नगरीकरण के समय हर्यक वंश 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व, शिशुनाग वंश 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व, नंद वंश 344 ईसा पूर्व से 324 ईसा पूर्व का विकास हुआ। द्वितीय नगरीकरण क्रांति के समय महाजनपद काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पुराण संप्रदाय, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश का विकास हुआ। वैदिक काल की समाप्ति के बाद 600 बीसी के बाद तथा मौर्य काल के आरंभ होने से पहले 300 बीसी से पहले की अवधि को गॉर्डन चाइल्ड ने अपनी पुस्तक अर्बन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया में इस काल को द्वितीय नगरीकरण क्रांति कहा है। प्रथम नगरीकरण क्रांति कांस्य को केंद्र में रखकर हुई थी, वहीं द्वितीय नगरीकरण क्रांति लोहे को केंद्र में रखकर हुई थी। कहने का अर्थ यह है, प्रथम नगरीकरण हड़प्पा काल में था और वह कांस्य युग था, जबकि द्वितीय नगरीकरण लौह युग को केंद्र में रखकर हुआ था। द्वितीय नगरीकरण की सर्वाधिक जानकारी पाली साहित्य से प्राप्त होती है। लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हुई थी, परंतु लोहे का सर्वाधिक उपयोग द्वितीय नगरीकरण के समय हुआ था। द्वितीय नगरीकरण की विशेषताएं। एक, आर्थिक विशेषताएं। द्वितीय नगरीकरण के समय लोहे का बड़े पैमाने पर उपयोग हुआ। कृषिगत औजार लोहे से बनाए जाने लगे। कृषि के साथ उत्पादन भी बढ़ने लगा तथा अधिशेष होने लगा। उत्पादन अधिशेष होने से व्यापार वाणिज्य, मुद्रा का प्रचलन होने लगा और नगरीकरण होने लगा। लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हुई थी, परंतु बड़े पैमाने पर लोहे का उपयोग प्रथम बार द्वितीय नगरीकरण के समय हुआ था। लोहे के उपकरण और रोपाई विधि का प्रचलन बढ़ने के कारण चावल प्रमुख फसल बनी तथा जो भी
मुख्य फसल रही। सूत्र ग्रंथों में चावल की विभिन्न प्रजातियां मिलती हैं, जिनमें कृष्ण, व्रीहि, महाव्रीहि, यवन, पाष्टिक का उल्लेख मिलता है। जैन साहित्य व बौद्ध साहित्य में चावल की प्रजातियों के बारे में उल्लेख मिलता है, जिनमें रक्तसल्ली, कालमसल्ली, गंधसल्ली, महासल्ली का उल्लेख मिलता है। कृषि के विस्तार के परिणाम स्वरूप 3 प्रकार के गांव स्थापित हुए। 1 नंबर सामान्य गांव। सामान्य गांवों की संख्या सर्वाधिक थी। सामान्य गांव में सभी वर्गों व जातियों के किसान रहते थे। सामान्य गांव का मुखिया भोजक कहलाता था। भोजक का पद आनुवंशिक होता था। भोजक गांव से 1/6 या 1/12 भाग कर वसूल करता था। 2 शिल्प गांव। ये गांव शिल्पियों के थे, जो ग्राम व नगरों के मध्य सेतु का कार्य करते थे। सीमांत गांव। सीमांत गांव जंगलों से संलग्न दूर देहात गांव थे, जहां शिकारी रहा करते थे। कृषि के विकास से किसानों की 2 श्रेणियां बन गई। 1 बड़े किसान, 2 छोटे किसान। बड़े किसानों को गृहपति कहा जाता था और ये धनवान किसान होते थे। छोटे किसानों को कुटुंबीय कहा जाता था। जातक ग्रंथ में 18 प्रकार की श्रेणियों का उल्लेख होता है। व्यापारियों का प्रमुख सार्थवाह कहलाता था। व्यापार वाणिज्य। कृषिगत उत्पादन अधिशेष होने से विभिन्न श्रेणी संगठन के कारण व्यापार वाणिज्य में वृद्धि हुई। आंतरिक व्यापार का प्रमुख केंद्र वाराणसी था। आंतरिक व्यापार के मार्गों का उल्लेख मिलता है, जिनमें 1 नंबर श्रावस्ती से प्रतिष्ठान, 2 श्रावस्ती से राजगृह, 3 गंगा यमुना जल मार्ग, 4 उज्जैन श्रावस्ती पाटलिपुत्र ताम्रलिप्ति। यह आंतरिक व्यापार के मार्ग थे। उत्तरापथ शिल्प मार्ग से जुड़ा हुआ था, जो बाहरी व्यापार का केंद्र था। सिल्क मार्ग, रेशम मार्ग चीन से यूरोप के मध्य स्थित था। व्यापार वाणिज्य के कारण 6 प्रमुख नगरों या महानगरों की स्थापना हुई। 1 चंपा, 2 श्रावस्ती, 3 साकेत, 4 कौशाम्बी, 5 राजगृह, 6 वाराणसी। पंचमार्क या आहत मुद्रा का प्रारंभ हुआ। धातु की वे मुद्राएं जो गर्म करके फिर उन पर पंचमार्क चिन्ह का ठप्पा लगाया जाता था, जिनमें से 95% चांदी की तथा 5% ताम्र धातु की बनी हुई होती थी। यह मुद्राएं गोलाकार, चौकोर, अंडाकार प्रकार की होती थी। इन मुद्राओं पर 500 प्रकार के चिन्ह मिले हैं, जिन पर हाथी, वृक्ष, मछली, अर्धचंद्रमा, सूर्य आदि के चिन्ह बने हुए थे। उत्तरी काले चमकीले मृदभांड। उत्तरी काले चमकीले मृदभांड गंगा मैदानी भागों में प्राप्त हुए हैं। उत्तरी काले चमकीले मृदभांड द्वितीय नगरीकरण क्रांति के समय के हैं अथवा मौर्य काल से पूर्व के मृदभांड हैं। उत्तरी काले चमकीले मृदभांड अत्यधिक आधुनिक, सबसे चमकदार अथवा सबसे विकसित चमकदार मृदभांड हैं। राजनीतिक विशेषताएं। उत्तर वैदिक काल की सबसे बड़ी इकाई जनपद थी, जो कि द्वितीय नगरीकरण क्रांति के समय जनपद मिलकर के महाजनपद बने। द्वितीय नगरीकरण क्रांति की मुख्य विशेषता महाजनपद काल है। इस समय राजा से महाराजा बने और संगठित सेना, संगठित प्रशासन तंत्र बनाया गया। राजधानी निर्माण हुआ। न्यायिक तंत्र,
धर्मशास्त्र पर आधारित था। संगठित करारोपण व्यवस्था का विकास हुआ था। धार्मिक परिवर्तन, ब्राह्मणवाद के विरुद्ध नवीन धर्मों का उदय हुआ। द्वितीय नगरीकरण के समय जैन धर्म व बौद्ध धर्म का उदय हुआ। साहित्यिक विकास, सूत्र साहित्य की रचना की गई। शिक्षा का विकास हुआ। तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। आज हमने द्वितीय नगरीकरण टॉपिक का अध्ययन किया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। देखने के लिए आपका धन्यवाद।